वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का ये। और इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है जो आप पढ़ने वाले हो। हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, देन विल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन सब टॉपिक्स को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं और उन न्यू सब्सटेंसेस के कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेट्स से दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी रिएक्ट हुए और हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले, लेट्स से सी एंड डी, हमें दो प्रोडक्ट्स मिले हैं। ये जो न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ए और बी से डिफरेंट होंगी, राइट? तब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब आप मिल्क को सेट करते हैं तो कर्ड बनता है, राइट? दैट मीन्स दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। कुकिंग ऑफ फूड, हमने रॉ वेजिटेबल्स ली है, उनको कुक करेंगे तो जो कुक स्टेट में फूड होगा उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन द रॉ वेजिटेबल्स। देन डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खा रहे हैं और डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं कि कब बोलते हैं हम कि क्या क्या चीजें देखते हैं हम रिएक्शन में जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? नाउ फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, लेट्स से वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपको एक्वस स्टेट में और गैसियस स्टेट में मिल सकते हैं। दैट मीन्स जो स्टेट है वो चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर एक्वस में भी चेंज हो सकता है स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज change in color. Next characteristic is change in color. For example, let's say कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया। पोटेशियम परमैंगनेट आपको मालूम है उसका कलर जो होता है दैट इज पर्पल कलर, लेकिन जब उसमें हम लेमन जूस डाल देंगे सो दैट पर्पल कलर विल चेंज इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन, राइट? दैट मींस अब कलर चेंज हुआ है तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसेस भी इवॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, कोनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, उसको उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, राइट? एंड जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट? वी कैन से दैट सम केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Now the fourth characteristic is change in the temperature. जब chemical reaction होता है heat release होती है, that means it can increase the temperature. For example, हमारे पास अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद अगर आप बीकर को हाथ लगाओगे यू विल ऑब्जर्व कि उसका वो वार्म हो गया। दैट मीन्स उस रिएक्शन के दौरान कुछ हीट रिलीज हुई है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है दैट हैज इंक्रीज। दैट by seeing that we can say that chemical reaction has occurred. Now next topic is that हमें जो chemical reactions होते हैं उनमें जो chemical equations होती हैं क्या होती हैं और उनको बैलेंस करने की क्या जरूरत होती है। Now chemical equation basically जब हम reactions करते हैं हम उन reactions को कुछ symbols के थ्रू या formula, substances जो reaction में है उनके formulas को use करके represent करते हैं। For example, अगर हम जिंक का रिएक्शन करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4। ये इसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। हम सिंबल्स भी यूज कर रहे हैं, हम केमिकल फॉर्मूलाज भी यूज कर रहे हैं टू शो द केमिकल रिएक्शन। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, right? जो products बने that is zinc sulfate which is represented by ZnSO4. Chemical formula is ZnSO4 and hydrogen gas is released, right? This is a chemical equation जिसमें हमने symbols और formulas use करे हैं substances। Now the question is कि ये जो हम chemical equation लिखते हैं इनको balance करने की क्या जरूरत है? Why should chemical equations be balanced? हमने law of conservation of mass पहले पढ़ा हुआ है, उसके accordingly क्या होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, अब जैसे हमने ये रिएक्शन देखा तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं,
Zinc and sulfuric acid are reactants, and ZnSO4 and hydrogen, they are the products. Now जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी टोटल मास होगा एलिमेंट्स का, राइट, जो कि प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, और जो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, उनका टोटल मास इक्वल होगा. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टेल्स अस, राइट. दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले, सो दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. सो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल में हम दोबारा देखते हैं और ये देखते हैं कि ZnSO4, राइट. सो ZnSO4 हमारे पास एज अ प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन भी हमारे पास एज अ प्रोडक्ट है. अब पहले हम एलिमेंट ले रहे हैं Zn, विच इज जिंक. अब जिंक के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 ऑन दी रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में जिंक के कितने हैं नंबर ऑफ एटम? 1. सो दैट मीन्स दोनों साइड में, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, जिंक के जो नंबर ऑफ एटम है दैट इज सेम. सिमिलरली लेट्स चेक फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स? 2. और जब हम प्रोडक्ट साइड पे आते हैं तो भी हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, राइट. सिमिलरली जब आप सल्फर के लिए चेक करोगे, यहाँ पे सल्फर के पास दोनों साइड्स पे 1 है, ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स हैं दोनों साइड्स पे, ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन वो सेम रहते हैं. सो दिस इज what is the law of conservation of mass. So that is why it is important to balance the chemical equation, right? Now let's move on to the next topic. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन जब हम कुछ रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. सो दैट मीन्स लेट्स से हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A एंड B. हम कंबाइन कर रहे हैं दो रिएक्टेंट्स को, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ C से रिप्रेजेंट कर दिया. That means a reaction in which two or more reactants combine to give a single product. This is called combination reaction. इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. अब देखो मैंने यहाँ पे स्टेट लिखा है G. G मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द गैस, कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है. So this is the state that I am writing here within the brackets. So hydrogen and oxygen जब react करते हैं, then water is formed. That is H2O is formed, जो कि liquid state में है. That's why I have written N here. So this is formation of water की equation. Now this is also a combination reaction. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अब यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास रिएक्टेंट्स में और वाटर है. So ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो CaOH2 इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. सो क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये भी नाम जो है आपको याद होने चाहिए, राइट, विद द केमिकल फॉर्मूलाज. नाउ द थर्ड एग्जांपल हियर इज बर्निंग ऑफ कोल. कोल इज व्हाट? कार्बन. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आप बर्न कर रहे हो, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, राइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? गिव, एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल्स, राइट. और आपको कोई इक्वेशन दे देंगे, किसी टाइप का एक रिएक्शन दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू कि किस टाइप का रिएक्शन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हिच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम को जब आप सुनते हैं तो डीकंपोजिशन बोल रहा है, दैट मीन्स कि स्प्लिटिंग हो रही है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की. सो दैट मीन्स कि हमारे पास रिएक्टेंट तो एक है, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, राइट. सो जब इस तरह का रिएक्शन आप देखोगे जिसमें आपके पास रिएक्टेंट एक है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट दो या तीन है, तब हम बोलते हैं कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके टाइप्स कितने हैं. इन्हीं टाइप्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे. नाउ सबसे पहला जो टाइप है दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट इन्वॉल्व है. नाउ सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिएक्शन हो रहा है. एंड थर्ड वन इज फोटोलिटिक, जिसमें लाइट के थ्रू जो है डीकंपोजिशन हो रहा है, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज हो रहा है
on heating. तो thermal means what? Thermal means heat, right? So जब आप heat कर रहे हैं कंपाउंड को, तो वो ब्रेक डाउन कर रहा है into different products. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं. सो ये एक एक्टिविटी फॉर्म भी है आपके एनसीईआरटी में, सो इसे ध्यान से समझिए. फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट. सो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4. सो आयरन सल्फेट बोलो या फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको. तो जब फेरस सल्फेट का जो एक्चुअल कलर है दैट इज ग्रीन, राइट? तो जब आप इसे हीट कर रहे हो, सो हीट करने के बाद क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म विच इज Fe2O3. ये सॉलिड स्टेट में है, एंड टू गैसेस आर रिलीज्ड. वन इज SO2 which is sulfur dioxide, other one is sulfur trioxide. So दो gases release हो रही है, sulfur dioxide and sulfur trioxide, and ferric oxide is also released. Now the color has changed here. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ferrous sulfate जो था वो ग्रीन था, बाद में जब ये फेरिक ऑक्साइड बना तो ये कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया. दैट मीन्स यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तभी हमने एरो के ऊपर क्या लिखा है, हीट लिखा है, बिकॉज ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट? सो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है. वन इज द कलर चेंज जो आपने देखा, ग्रीन टू ब्राउन. सेकेंड, इसमें बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड देयर इज अ बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर. सो ये दो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड. सो आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने को आ सकता है, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, या ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, राइट? ना एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है. सो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, विच इज CaCO3. सो CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको. वन इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में मिल रही है, और कैल्शियम ऑक्साइड हमें सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन, बिकॉज रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है. नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है. लेड नाइट्रेट इज PbNO3. और जब हम इसे हीट करते हैं PbNO3 को, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमें मिल रहा है लेड ऑक्साइड विच इज PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, राइट? सो गैसियस के लिए हम एक एरो भी लगा देते हैं, अपवर्ड एरो, या फिर हम G की फॉर्म में भी लिख देते हैं उसे विद इन द ब्रैकेट, जो कि स्टेट शो करता है उसकी. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज गैस, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस. सो लेड नाइट्रेट जो है वो कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है ऑन हीटिंग इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट? सो इस वाले एग्जाम्पल में जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं बिकॉज NO2 रिलीज हुआ है. सो NO2 के रिलीज की वजह से ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म. अब आते हैं, दिस वाज थर्मल डीकम्पोजिशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. Now let's move to the second type of decomposition reaction, which is electrolytic decomposition reaction. So electrolytic, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ही decomposition reaction होता है, राइट? सो इसको समझते हैं कि electrolytic decomposition reaction क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो वाटर है दैट इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इस ये एक्टिविटी जो है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.7. ये फिगर 1.6 है आपकी एनसीईआरटी बुक का. सो दैट मीन्स इसमें क्या बताया हुआ है, दिस इज फिगर 1.6 ऑफ योर एनसीईआरटी. नाउ इसमें हमें एक एक्टिविटी बताया हुआ है जिसमें हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया, दैट मीन्स हमने एक प्लास्टिक जग लिया है जिसमें हमने दो होल्स किए इधर, एंड यहाँ पे हमने रबर स्टॉपर्स फिट कर दिए, जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है. उसके ऊपर हमने दो टेस्ट ट्यूब जो है ये इन्वर्ट करके डाल दी, उल्टी करके दो टेस्ट ट्यूब्स डाल दी. उसके बाद हमने इसमें वाटर फिल किया है एंड वी हैव पुट 3 ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, सो यहाँ पे वाटर जो है दैट इज गेटिंग ब्रेक्ड अप इनटू 2 पार्ट्स विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दैट मीन्स this is decomposition reaction in the presence of electricity. So this is called electrolytic decomposition.
Now let's move on to photolytic decomposition. Photo means light, right? So photolytic मतलब जिसमें decomposition reaction is carried out in the presence of sunlight here. So sunlight मतलब natural light. Now example देखते हैं, इसका first example is हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है. सिल्वर क्लोराइड को जब हमने चाइना डिश में डाल के लेट्स से हमने सनलाइट में रखा, देन व्हाट हैपेंड, सिल्वर बना एंड क्लोरीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिला. So chlorine is in the form of gas, whereas silver is in the form of solid. So this is a reaction. आपको AgCl का reaction पूछ लेंगे. ये reaction देके आपसे पूछेंगे what is the type of reaction, and then इसके products आपको बताने हैं. किसके presence में हो रहा है, किस type का reaction है, sunlight की presence में हो रहा है. Now second example is हमारे पास जब silver bromide है, silver bromide is AgBr. उसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, so two products are formed, silver and bromine. So bromine का फॉर्मूला है Br2. तो जब भी आपको लास्ट में 2 मिलता है, दैट मीन जैसे हम N2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, या Br2 लिखा हमने, Cl2 लिखा, these all are in gaseous state, right? So this is an example of photolytic decomposition. So एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन decomposition reaction पे पूछा जा सकता है कि what are the different types of decomposition reaction, explain. So ये जो 3 टाइप्स हमने अभी पढ़े, इन तीनों टाइप को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल्स. Right. So now we'll move to the next type of reaction, जिसे बोलते हैं displacement reaction. Now displacement reaction मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, राइट? सो दैट मीन्स अब ये कौन सा एलिमेंट होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि लेट्स से हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं इस केस में, वन इज ए एंड अदर वन इज BC, राइट? अब यहाँ पे अगर हमारे पास A जो है, दिस इज मोर रिएक्टिव, सो ये क्या करेगा, इस सॉल्ट सोल्यूशन में से ये ज्यादा रिएक्टिव है B से, सो ये क्या करेगा, इस सॉल्ट सोल्यूशन में से B को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद वहां आ जाएगा. सो दैट मीन्स ये क्या बन गया, AC, क्योंकि इसने B को हटा दिया, B अलग हो गया और AC फॉर्म हो गया, राइट? इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पहले डिफरेंट क्लासेस में, अपनी 8th क्लास में भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं. सो सबसे ऊपर हमारे पास रहता है पोटेशियम, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, राइट? सो लीस्ट रिएक्टिव जो होता है दैट इज कोल्ड इन दिस केस. सो हमने एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लेट्स से हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल विद आयरन. इसमें एक एक्टिविटी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक की ही एक्टिविटी है, इसको देखते हैं. इसमें हमने क्या किया, हमने एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें हमने आयरन नेल डाल दिया, राइट? सो अब आयरन क्या है, Fe. कॉपर सल्फेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CuSO4 से. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर. अब जो कॉपर सल्फेट को में आप आयरन नेल डालोगे तो दोनों का रिएक्शन होगा. सो कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ. अब देखो आयरन हमारे पास, जैसे हमने अभी देखा था, A+BC फॉर्म्स AC. नाउ हमारे पास A क्या है इस केस में, आयरन, और BC हमारे पास है कॉपर सल्फेट. तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन वो कॉपर सल्फेट का है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा क्या, ये आप रिएक्टिविटी में देख के बताएंगे कि हमारे पास आयरन यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है. सो दोनों में से लेस रिएक्टिव कौन सा है, जो नीचे आ रहा है. दैट मीन्स क्योंकि रिएक्टिविटी जैसे ही आप डाउन मूव कर रहे हैं सीरीज में वो घट रही है, सो दैट मीन्स कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है. सो हमने देखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से. सो यहाँ पे आपने देखा कॉपर जो है वो आयरन को हटा देता है, सॉरी आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा सॉल्ट सोल्यूशन से. तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, एंड कॉपर अब हट चुका है, अलग हो चुका है, सो C. तो यहाँ पे क्या कलर चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, अब वो आयरन सल्फेट बन गया है, सो दैट कलर इज ग्रीन, राइट? लेकिन अगर ये उल्टा रिएक्शन हो, मतलब आपके पास फेरस सल्फेट है और कॉपर है, तो क्या रिएक्शन होगा, सो रिएक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. याद रखना है हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव है वही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, राइट?
All right. Now let's move on to a reaction which is called double displacement reaction. This is one of the very important kind of reaction from examination point of view. इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आप नाम से समझ रहे हो कि दो बार ही डिस्प्लेसमेंट हो रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप नाम से कंफ्यूज मत होना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि इस केस में हम रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं फॉलो करेंगे. उस केस में हम क्या करते थे कि जो भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था. सो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इस केस में हमें नहीं चाहिए बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस. सो हम रिएक्टिविटी सीरीज को रेफर नहीं करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में. अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है. दो कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है ताकि दो नए कंपाउंड्स बन पाए. सो अगर आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, सो एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, जो उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप रेफर कर सकते हैं. सो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे अगर आपके पास AgNO3, इट इज सिल्वर नाइट्रेट, इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड. सो क्या बनता है, दिस इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म एंड सोडियम नाइट्रेट इज फॉर्म. नाउ सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. प्रेसिपिटेट मतलब जिसको हम PPT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट मींस एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, राइट. सो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं. सो एसिड इज HCl, बेस इज NaOH. सो NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium has a positive charge and hydroxide has a negative charge, whereas HCl में हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है. सो अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होना है. सो दैट मींस जो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं उसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा. सो दैट मींस सोडियम जो है ये क्लोराइड के साथ जाएगा एंड ये बनेगा H2O. So this is positive and this is negative. So this type of reaction where acid and base react, this is called neutralization reaction. So ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है. Now जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसमें भी आपने देखा एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ है. सिल्वर वाज पॉजिटिव, नाइट्रेट इज NO3 which was negative. So पॉजिटिव और नेगेटिव है, so that means Ag will form pair with chlorine एंड NO3 जो है वो NaCl के साथ पेयर करेगा. तो आप यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देख सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसका एक एग्जांपल हम यहाँ कर रहे हैं और एक एग्जांपल आपकी NCERT में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का आपको दिया हुआ है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. सो ये आप अपनी NCERT से देख सकते हैं. नाउ इन दिस रिएक्शन लेड नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ. सो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस, राइट. एंड देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट एंड PbI2 व्हिच इज लेड आयोडाइड. सो ये जो है PbI2, दिस इज अ येलो PPT, राइट. ये येलो PPT जो है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. नाउ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टेकिंग प्लेस. सो हम रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं फॉलो करते. हमारे पास हमने देखा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा. हमने न्यूट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया. तीसरा हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखा. सो ये सारे ही एग्जांपल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, सो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं. थैंक यू.